नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन का आज समापन हो गया और इस सत्र में जैसी शर्मनाक घटनाएं हुई हैं उनसे जाहिर होता है कि बीजेपी की तैयारी लोकतंत्र और संविधान का अवसान कराने यानी उसे पूरी तरह से खत्म करने की है। संसद का अगला सत्र तो फरवरी और मार्च में फिर से लगेगा। आप जानते हैं कि ये जो सत्र होगा, अगला सत्र, वो बजट सत्र होगा और ऐसी उम्मीद अब तक बाकी है कि यह अगला सत्र होगा ही। लेकिन बीजेपी की चालाक रणनीतियों में इस उम्मीद को बनाए रखना अब काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है। गनीमत यही है कि बीजेपी की रणनीतियों का जवाब देने के लिए इंडिया गठबंधन ने एक बार फिर कमर कस ली है। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर करके और कई गंभीर मामलों पर धाराएं लगाकर बीजेपी उन्हें संसद से हटाने की तैयारी कर रही है। मगर इस बार समूचा इंडिया गठबंधन बीजेपी के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। बात जब संविधान बचाने और बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान को बचाने पर आ गई है तो कोई अगर मगर नहीं हो रहा है, बल्कि विपक्ष के तमाम दल एक साथ बीजेपी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अब सवाल यह है कि देश की कानून व्यवस्था भी क्या लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए इस्तेमाल होगी या बीजेपी ने उसे भी हाईजैक कर लिया है। क्योंकि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बताया है कि कांग्रेस की एफआईआर अब तक दर्ज नहीं हुई है। कांग्रेस चाहती थी कुछ मसले पे एफआईआर दर्ज कराना, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अब तक कांग्रेस की एफआईआर दर्ज नहीं की है। लेकिन उधर बीजेपी की एफआईआर और खासकर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर कई धाराओं के साथ फटाफट दर्ज करा ली गई। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा प्रमोद तिवारी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमारी मांग है कि सीसीटीवी फुटेज वहां पे एक एक मिनट की, एक एक पल की, एक एक इंच की, क्योंकि मैं समझता हूं सर्वाधिक संवेदनशील और सुरक्षित क्षेत्र संसद परिसर, वो जारी करें और जो कुछ वो कह रहे हैं उसी सीसीटीवी से, झूठ बोल के नहीं कि मिनिस्टर्स की सीरीज लगा दो, आज ये झूठ, कल वो झूठ, परसों वो झूठ, सुबह वो, दोपहर वो, शाम, सीसीटीवी फुटेज सील किया जाए और जारी किया जाए, जिसमें साफ दिखेगा कि जो जा रहे सदस्य उन्हें अंदर जाने से रोका गया। कल आप लोग गवाह हैं, हम लोग और भाजपा के लोग दोनों साथ पहुंचे थे। मैं और दिग्विजय सिंह जी थे, मुकुल वासनिक जी थे और हमारे करीब 15 एमपीज थे। हमने भाजपा के साथ एफआईआर, जो कुछ घटनाएं हुई, खड़गे जी के साथ बलपूर्वक हमें घुसने न देना, लोकतंत्र हाईजैक कर लेना, इसकी एफआईआर दोनों ने साथ लिखाई थी। पर उनकी एफआईआर तो लिख ली गई रात में, हमारी एफआईआर अभी लिखा जाना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि तो सुना आपने, हमारी एफआईआर अभी लिखा जाना बाकी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का भी बयान आया है कि अगर अमित शाह कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया तो वो साबित करें कि उन्होंने संसद में वो शब्द नहीं कहे हैं या फिर सामने आकर माफी मांग लें। यह मसला कहां से पूरा का पूरा आया है? ये पूरा मामला जो है वो है संसद, वो भी राज्यसभा में अमित शाह का जो बयान है, जो भाषण उनका है, उस भाषण का जो 11-12 सेकंड का भाषण, बहुत महत्वपूर्ण, उस पूरे 34 पन्ने के भाषण में से वो हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है जहां वो अंबेडकर 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 का जिक्र कर रहे हैं कि इतनी बार ये कांग्रेस वाले अंबेडकर का नाम लेते हैं, उतना अगर भगवान का नाम लेते तो उनके 7 जन्मों में के स्वर्ग उन्हें नसीब हो जाते। ये बात कह रहे थे और यहीं से बात जो है वो बवाल में तब्दील होते हुए दिखाई देती है। तो लेकिन ये मामला, और इस मामले में अभी फिर पवन खेड़ा कह रहे हैं कि अमित शाह पहले साबित करें कि उन्होंने गलत बोला है और या तो वो आकर माफी मांगे। आइए जरा सुन लेते हैं पवन खेड़ा को। To decide on the future steps, because this is an issue which is very close to the heart of every single Indian.
who believes in the Constitution of India. So we will not let Mr. Amit Shah get away by insulting the greatest founding father of the Republic, which is Baba Saheb Bhimrao Ambedkar. Sir, on the other hand, the BJP is saying that the allegations levied by the Congress are totally baseless and they are presenting a doctor's video. So why don't they apologize? Those words were uttered by Mr. Amit Shah. Can he deny that? Everybody has. तो ये शब्द बोले गए थे अमित शाह के द्वारा, क्या वो डिनाई करेंगे? क्या माफी आखिर क्यों नहीं मांगते हैं? ये कह रहे थे यहां पवन खेड़ा। तो इधर संसद में हुए घटनाक्रम पर सियासी गर्मी बढ़ रही है और बीजेपी को अपने घायल सांसदों की उधर बड़ी चिंता है। दोनों ही उनके घायल सांसद आईसीयू में हैं और उनके स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जा रही है। लेकिन 70 बरस के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की अनशन के कारण जो तबीयत बिगड़ी है, जिस तरह से किसानों को फिर आंदोलन पर मोदी ने मजबूर कर दिया है, उस बारे में न तो बीजेपी और न ही मोदी कुछ बोल रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी अपने ऊपर हो रहे बीजेपी के हमलों की फिक्र छोड़कर किसानों की चिंता में लग गए हैं। राहुल गांधी ने इसी मसले पर ट्वीट किया है। क्या कुछ लिखा है देखिए जरा। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी और कर्ज माफी समेत अन्य मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तबीयत बिगड़ना चिंताजनक है। सरकार को बातचीत करके अनशन खत्म करवाना चाहिए। जायज मांगों के लिए किसानों को बार बार अनशन और प्रदर्शन के लिए मजबूर करना दुर्भाग्यपूर्ण है। 700 से ज्यादा किसानों की शहादत के बाद भी सरकार निर्दयी बनी हुई है। एमएसपी सहित अधिकांश मांगों को तो अब कृषि संबंधी संसद की स्थायी समिति ने भी स्वीकारा है, जिसमें सभी दलों के नेता हैं। मैंने पहले भी कहा है और फिर दोहरा रहा हूं, जैसे मोदी सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने पर मजबूर हुई, वैसे ही उसे इन मांगों को मानने के लिए मजबूर किया जाएगा। किसानों और देश के लिए बेहतर यही होगा कि देर करने की बजाय जल्द से जल्द मान लें। ये बात कह रहे हैं राहुल गांधी। यानी एमएसपी की गारंटी और कर्ज माफी समेत कई जो मांग हैं और जिस मांग पर अनशन पर बैठे हुए किसान नेता, उसे जल्द से जल्द मांग लेना चाहिए। आपको बता दूं कि एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा के शंभू और खरौनी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। खरौनी बॉर्डर पर अनशन पर बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज पंजाब सरकार से अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को खरौनी बॉर्डर पर करीबी अस्पताल में भर्ती करने को कहा है। और किसान आंदोलन इस बार कितना लंबा खिंचता है कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सरकार का ध्यान सिर्फ मोदी की कुर्सी बचाने के एजेंडे पर है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि अडानी पर चर्चा ना हो, इसलिए बीजेपी ने यह सारा खेल रचा है। और इधर अब राहुल गांधी को नक्सली बताने की नई तैयारी शुरू हो गई है। देखिए, अभी तक राहुल गांधी अर्बन नक्सल कह के तमाम जो इस सरकार का विरोध करने वाले लोग हैं, या विरोध न कहें तो कम से कम ये कह सकते हैं कि सरकार जो काम कर रही है उस पर नजरें गड़ाए हुए लोग हैं और जो बातें रख रहे हैं, सरकार पर जो निगाहें टिकाए हुए हैं, उन लोगों को अर्बन नक्सल बताती रही है सरकार। लेकिन अब राहुल गांधी को भी नक्सली बताने की नई तैयारी हो रही है। और आज राज्य विधानसभा में महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने कहा है कि हमारे देश के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप के सबूत संसद में आ गए हैं। 15 नवंबर 2024 को काठमांडू में एक बैठक हुई थी, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा के कुछ लोग उस बैठक में शामिल हुए थे और इसके बारे में सारी रिपोर्ट मेरे पास है। ये फडणवीस कह रहे हैं। इस बैठक में ईवीएम को बदनाम करके बैलेट पेपर को लाने का दबाव बनाएंगे, यह एजेंडा भी तय किया गया था। सब कुछ फडणवीस का कहना है। फडणवीस ने यह भी कहा है कि मनमोहन सिंह सरकार में एंटी नक्सल ऑपरेशन में जिन 13 संगठनों के नाम लिए गए, उनका संबंध भारत जोड़ो यात्रा से है। कुल मिलाकर राहुल गांधी को हर तरफ से घेरने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है, लेकिन न राहुल डरेंगे और न इंडिया ब्लॉक का कोई और नेता डरेगा। और यह बात आज आदित्य ठाकरे ने कह दी है। जी हां, न राहुल डरेंगे और न ही इंडिया ब्लॉक का कोई और नेता डरेगा। ये बात कह रहे हैं उद्धव ठाकरे के बेटा आदित्य ठाकरे, राजनेता भी हैं, वो कह रहे हैं। सुनिए जरा। बिल्कुल, ये सारे डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है, लेकिन एक ही बात पे आना चाहता हूं। मुझे नहीं लगता राहुल जी डरते हैं, मुझे नहीं लगता कोई हम डरते हैं। हम सभी पे दर्ज कीजिए, कोई डरता नहीं है। हमारी मांग यही है कि गृह मंत्री जी इस्तीफा दे, क्योंकि उन्होंने महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान किया है।
तो सुन रहे थे आप, न राहुल डरते हैं ना इंडिया ब्लॉक का कोई नेता डरता है, और ये बात कह रहे थे आदित्य ठाकरे। तो दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक बीजेपी को चुनौती मिल रही है। इधर अब दिल्ली चुनाव नजदीक आ गए हैं और यहां केजरीवाल ने बीजेपी को रोहिंग्या बनाम पूर्वांचल का मुद्दा खड़ा करके नई मुसीबत में फंसा दिया है। केजरीवाल जेपी नड्डा के संसद में दिए गए एक बयान के हवाले से लोगों को बता रहे हैं कि उन्होंने पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या के बराबर रखा है और अब चुनाव में पूर्वांचली इसका जवाब देंगे। आइए जरा सुन लीजिए केजरीवाल की इस बात को। तो दोस्तों, ये मैं पूर्वांचल के लोगों को कहना चाहता हूं कि हम आपके नाम किसी हालत में नहीं कटने देंगे। आपको सम्मान दिया है हमने, आपको सम्मान की जिंदगी देंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कोई बीजेपी वाला अगर आपके घर आए उसको अपना नाम मत बताना, उसको अपनी डिटेल्स मत बताना, अपना वोटर कार्ड मत दिखाना, किसी बीजेपी वाले के साथ संपर्क मत रखना। कोई भी बीजेपी वाला आएगा वो हो सकता है आपके नाम कटवाने के लिए आपसे आपका नाम और वोटर कार्ड डिटेल मांग रहा है, और नाम चेक करते रहना। कुछ दिनों के बाद इस बात को हम दिल्ली के घर घर लेके जाएंगे। हर पूर्वांचल समाज के व्यक्ति के घर आम आदमी पार्टी जाएगी और नड्डा साहब का ये वीडियो सबको दिखाएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से दिल्ली के अंदर पूरे पूर्वांचल समाज के खिलाफ साजिश रच रही है। दिल्ली आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक घर में जाएगा और थोड़े दिन के बाद संजय सिंह पूरी दिल्ली के अंदर यात्रा शुरू करेंगे। जितनी पूर्वांचल कॉलोनियां हैं सभी तो संसद में मोदी विपक्ष से छिपकर भागते रहे। इतना हंगामा होने के बावजूद वो सामने आकर मुकाबला करने की हिम्मत नहीं दिखा सके और अब दिल्ली चुनाव से पहले चेतावनी मिल रही है। कैसे करेंगे मोदी इन चेतावनियों का सामना? कैसे अपने ही जाल में फंस रही है भाजपा और कैसे इंडिया गठबंधन और मजबूत हो रहा है? आज इन सब की चर्चा करेंगे। और राहुल गांधी को घेरने के चक्कर में क्या खुद घिर गए हैं नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी? सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बहुत कुछ, बहुत बड़ा दिन आज का। संसद का अवसान हो चुका है, यानी संसद सत्र विंटर सेशन समाप्त हो चुका है। आज 20 तारीख है, 22 तारीख तक चलना था इस सेशन को। आज शुक्रवार है, उसके बाद 21 और 22 तो आज ही होना था, हो गया। लेकिन इसके बाद आगे क्या कुछ होने जा रहा है? क्या राहुल गांधी के लिए मुसीबतें खड़ी हो गई हैं या मुसीबत मोदी सरकार के लिए खड़ी हो गई है? क्या मुसीबत खड़ी कर दी है इंडिया गठबंधन ने? क्या इंडिया गठबंधन और मजबूत हो गया है? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते। देखिए 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं यहाँ पे। मिलिंद उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, शकील अख्तर जी हैं और अनिल सिन्हा जी। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं और जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे आना चाहता हूँ शकील जी, आपके पास ही। संसद सत्र लगातार कवर कर रहे थे आप और बहुत कुछ नज़दीक से आपने देखा है। आज प्रियंका गांधी सामने आई, लगातार मोर्चा संभाली हुई हैं, महिला मोर्चा। और प्रियंका गांधी महिला मोर्चा ही नहीं, कई मोर्चों पे लगातार दिखाई देती रहीं जब सांसद अब तो चुनी गई हैं, नहीं थी तब भी। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के जो 2 सांसद हैं जो आईसीयू में हैं, वो कितने बीमार हैं? क्योंकि पट्टी तो दिखाई नहीं दे रही है। लोग कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं, और मुझसे भी कई लोगों ने बोला और कहा कि शकील जी से ज़रूर पूछिएगा क्योंकि वो अच्छे से बता पाएंगे कि कितनी गहरी चोट लगी है कि ये दोनों सांसद आईसीयू में हैं। और राहुल गांधी पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस करने का भी फरमान था बीजेपी की तरफ से, जो लोग गए थे। ये सारंगी साहब, शकील जी प्लीज अपनी बात रखिए। देखिए राजीव जी, आज जो है कांग्रेस ने और विपक्षी गठबंधन ने किसी भी तरह के तनाव मुठभेड़ को टालने के लिए उसने विजय चौक से अपना प्रदर्शन शुरू किया और शांतिपूर्वक नारे लगाते हुए वो लोग आए। आज मकर द्वार, जो कि नई बिल्डिंग का प्रवेश द्वार है जहां से सांसद और मिनिस्टर जाते हैं, उस पर बीजेपी के लोग पहले से जो है वहां पे धरना दे के बैठे हुए थे। गेट के बिल्कुल सामने, जैसे कल नारे लगा रहे थे ऐसे आज बैठ गए थे कि वहां कोई रास्ता ही ना हो। लेकिन कांग्रेस जो है इसके जाल में नहीं फंसी और वो वहां से अपने आराम से चलती हुई आई। और जब तक वो आई तो 11:02 पे जो है लोकसभा साई एंड डाई कर दी गई, अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। उससे पहले खाली एक प्रस्ताव रखा गया
कि जो 129वां संविधान संशोधन विधेयक है वन नेशन वन इलेक्शन का, वो जेपीसी को पहुंचाया जाता है, वो जेपीसी को दिया जाता है, तो वो वहां खत्म हो गया। लेकिन आज भी बीजेपी के लोग जो है जिस तरह से खड़े हुए थे और अनुराग ठाकुर ने जिस तरह के नारे लगाए और जिस तरह से अपने उन्होंने ट्विटर हैंडल पे राहुल को गुंडा लिखा, वो मतलब बहुत ही दुखद है, आश्चर्यजनक तो क्या कहें इसमें। लेकिन इस तरह से संसद के अंदर लीडर अपोजिशन को आप गुंडा कह रहे हैं। और देखिए, ये आरोप लगाते हैं कांग्रेस के ऊपर परिवारवाद का। परिवारवाद का भूत तो इनके सिर पे चढ़ा हुआ है। नारे क्या लगा रहे थे वो? खाली 3 लोगों के खिलाफ, राहुल के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ, प्रियंका के खिलाफ। इनसे कह रहे हैं माफी मांगो आप, सोनिया गांधी से कह रहे हैं आप माफी मांगो। तो परिवारवाद का जो भूत है वो इनके सिर पे चढ़ा हुआ है। आज पार्लियामेंट में तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं, यही मेन घटना थी। और उसमें सबसे खास जो थी वो हमने सुबह लिखा भी है कि वेरी स्मार्टली आज 82 साल के कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी आए, बाकायदा पीके वीके लगा के वो अपने कमिटमेंट को बताने आए कि मेरे पास कमिटमेंट है, मेरी प्रतिबद्धता है, और प्रतिबद्धता अगर होती है तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। और वो आज बिल्कुल उसी दमदारी के साथ आए और प्रदर्शन में, पैदल प्रदर्शन में वो वहां पे शामिल हुए। उसके बाद आज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें प्रमोद तिवारी ने बहुत ही स्पेसिफिक मांग की है और वो मांग जो है वो बहुत दूर तक जाएगी और वो हो सकता है कोर्ट तक जाए। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी जो है सील किए जाए, उनको उनके साथ कोई छेड़छाड़ न हो, उनको सील कर दिए जाए। लेकिन वो हुए नहीं है, फुटेज तो उसके आए नहीं है। उन्होंने कहा 1-1 इंच के, 1-1 मिनट के, 1-1 घटना के सीसीटीवी जो है आप रिलीज करो। लेकिन वो तो उसके भी नहीं किए। जो अभिषेक सिंघवी के लिए राज्यसभा में कहा था, नाम ले लिया था उनका, कि उनकी सीट पर पाए गए 50,000 रुपए, वहां पे भी कैमरे लगे हुए हैं। और बहुत ही जो मॉडर्न कैमरे जिसे कहते हैं, उनके बड़े नाम भी उनके होते हैं कि वो एक एक चीज बड़ी बारीकी से कैच करते हैं, वो लगे हुए हैं। लेकिन नहीं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि राहुल के खिलाफ तो उन्होंने एफआईआर लॉन्च कर ली, लेकिन जो ये तहरीर दे के आए थे, इसको कहते हैं कि वो पुलिस वाले कहते हैं आप तहरीर दे जाओ फिर हम देखेंगे, तो इनसे तहरीर ले ली वो कांग्रेस से। लेकिन बीजेपी वालों के खिलाफ कोई एफआईआर लॉन्च नहीं की गई, उसको रजिस्टर में नहीं चढ़ाया गया। दूसरी आज की एक बड़ी घटना हम आपको बताएं, पहले उसका वो बता दें कि कल सुबह सबसे पहले प्रियंका गांधी आई थी और प्रियंका ने एक बात कही थी बहुत महत्वपूर्ण, कि ये इतनी घृणा करते हैं बाबा साहब से कि उनकी मूर्तियों के हाथ पांव तक काट लेते हैं। और आज दमोह में, मध्य प्रदेश में है दमोह, वहां पे बाबा साहब की एक बड़ी अच्छी मूर्ति थी, एक स्कूल के प्रांगण में लगी हुई थी और उसका हाथ काट लिया। वो फोटो हमने डाला है, उसका हाथ काट लिया, उसका हाथ कटा हुआ बड़ा साफ दिख रहा है। पहले हमने एक फोटो डाला, उसमें इतना साफ नहीं दिख रहा था। तत्काल देखिए लोग कैसे हैं, मध्य प्रदेश से, दमोह से ही हमें किसी ने पहुंचाया कि साहब ये वाला डालिए, देखिए कितना साफ दिख रहा है। फिर हमने वो वाला फोटो डाला। इतनी घृणा है, पूरा सोशल मीडिया जो है अंबेडकर के खिलाफ भरा पड़ा है। गंदे से गंदे आरोप डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ लगाए जा रहे हैं। और जो लगाने वाले हैं उनकी आप अगर दूसरी पोस्ट देखो, नेक्स्ट पोस्ट या पिछली पोस्ट, तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं जी। तो ये जो है अब पूरी तरह बीजेपी इस मामले में एक्सपोज हो गई है, उसका माइंड सेट जो है सामने आ गया है। अब थोड़ी सी राहुल की बात, देखिए राहुल को इन्होंने शुरुआत किया था डिफेम करने के लिए, उनका चरित्र हनन करने के लिए पप्पू से, लेकिन पप्पू चला नहीं। वो इतने एक्टिवली सामने आए, इतने अच्छी उन्होंने 2 भारत यात्राएं निकाली, इतना अच्छा नेतृत्व दिया उन्होंने कि जनता कहने लगी ये बेकार की बात है। तो अब उन्हें गुंडा कह रहे हैं, वो खुलेआम गुंडा कह रहे हैं, लिख रहे हैं, और फिर गुंडे से वो नक्सली पे जा रहे हैं। मतलब समस्या ये है कि उनके लिए सबसे बड़ा टारगेट राहुल गांधी है।
वो ये सोचते हैं कि अगर कांग्रेस और विपक्ष भी पूरा माइनस राहुल हो जाए तो वो इसको मैनेज कर सकते हैं जी। मगर विद राहुल उनको लगता है कि बहुत मुश्किल है ये, क्योंकि राहुल जैसा कि बहुत अच्छी आदित्य ठाकरे का बाइट, बहुत अच्छी बाइट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बाइट है। वो उन्होंने ये तो कहा ही कि राहुल किसी से नहीं डरते हैं, न डरेंगे न हम डरेंगे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि मांग क्या है हमारी। कुछ लोग थोड़ा बहुत मांग को डाइल्यूट कर देते हैं। मांग है इस्तीफा दो, बर्खास्त करो। ये माफी वाफी मांगो तो अपने आप इंक्लूड है। आप अगर इस्तीफा दे दोगे, आप अगर बर्खास्त कर दोगे तो माफी तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी। माफी मांगने का जो एस्केप रूट है वो तो मायावती दे रही है। मायावती की एक ही मांगे, मायावती ने ये नहीं कहा कि बर्खास्त करो या इस्तीफा दो। मायावती जी कह रही हैं कि माफी मांग लो, माफी मांग लो, बच जाओ। कौन याद रखता है माफियों को? तो ये आदित्य ठाकरे एक नेता की यही पहचान होती है कि वो अपने शब्दों पे उसकी पकड़ होती है, डिमांड पे पकड़ होती है। उसने माफी वाफी की बात नहीं करी। और कोई भी वो नेता जिनके अंदर राजनीतिक सेंस है, पॉलिटिकल सेंस है, वो माफी वाफी की बात नहीं कर रहे। माफी तो इंक्लूड है उसके अंदर, अपने आप ही है, समाहित है। मूल मुद्दा है कि इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब के बारे में इतनी खराब आलोचना और उपहास अभी तक किसी ने नहीं किया। उसका देशव्यापी प्रभाव हो गया है दोनों तरह से। एक तरफ दलित संगठित होने लगे हैं, पिछड़ा भी उनके साथ आया है, आदिवासी भी, और दूसरी तरफ बाबा साहब के खिलाफ घृणा का तूफान खड़ा कर दिया इन लोगों ने। उनका हाथ का हमने भी बताया ही आपको, दमोह में पुलिस FIR भी लॉन्च हो गई है उसके खिलाफ। मध्य प्रदेश में पुलिस को FIR लॉन्च करना पड़ी, इतना जबरदस्त विरोध हुआ है वहां पे। दमोह में बहुत जबरदस्त विरोध हो रहा है, सीधा हाथ कटा हुआ दिख रहा है उसको। तो ये जो है अब बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है। ये बाबा साहब का अपमान करके आप इस देश में शासन नहीं कर पाओगे। अभी तक वो मुसलमानों का डर दिखा के, मुसलमानों का इशू उठा के वो दलित को, पिछड़े को, आदिवासी को अपने साथ लाने की कोशिश करते थे। लेकिन आज दलित के, पिछड़े के समझ में आया कि अरे इनका असली टारगेट तो हम लोग हैं। इतनी घृणा पहली बार हम देख रहे हैं अपने खिलाफ। तो ये जो है, अब संसद का सत्र तो अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है, दोनों सदन हो गए हैं। इसी दौर में चुपचाप उन्होंने जो अविश्वास प्रस्ताव था सभापति धनखड़ के खिलाफ, वो भी चुपचाप से रद्द कर दिया। किसी को खबर नहीं हुई, मगर उन्होंने रद्द कर दिया। तो ये सारा घटनाक्रम है, मगर ये यहां से रुकेगा नहीं। कांग्रेस और विपक्ष इसको और आगे ले जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार पूरे घटनाक्रम को आपने यहाँ रखा और कैसे सुबह से लेकर अभी तक जो कुछ हुआ है उसकी बानगी आपने पेश की। बहुत बहुत शुक्रिया शकील जी। और जरा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अब विश्लेषण की तरफ चलते हैं और सेकंड राउंड में आपके पास आऊंगा शकील जी। विश्लेषण के साथ साथ आपसे भी कुछ विश्लेषण इस मसले पर समझेंगे हम। लेकिन क्या राहुल गांधी को घेरने के चक्कर में खुद घिर गई है बीजेपी? क्या पूरा का पूरा मसला राहुल गांधी है? पूरा का पूरा मामला अगर राहुल गांधी है तो राहुल गांधी के किनारे कौन कौन सी चीजें हैं? क्या संविधान, जाति आधारित जनगणना या कुछ और? आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी, कैसे देखा जाए इस मामले को? और अब कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, और अब चूंकि ये संसद का सत्र खत्म हो चुका है, संसद के अंदर अब किसी भी ढंग की कोई भी कार्यवाही हम नहीं देखेंगे तब तक जब तक कि अगला सेशन शुरू ना हो जाए। लेकिन उससे पहले इस पूरे सत्र में बीजेपी कहां दिखाई देती है आपको? नरेंद्र मोदी कहां दिखाई देते हैं? और क्या यहां से भाजपा डिरेल हो गई है या कांग्रेस बैकफुट पे आ गई है? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अपमान के बाद, और वो भी संसद में, वो भी अमित शाह गृह मंत्री के द्वारा, जो कि ऑन रिकॉर्ड है, हमने भी, आपने भी यहाँ पे उसको सिखाया सुनाया कई बार, पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। बीजेपी को 3-4 मुद्दों पर स्पष्ट करना चाहिए उनकी राय क्या है। नंबर 1, अमित शाह का वो क्या करने जा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को लेकर बीजेपी की ऑफिशियल पोजीशन क्या है, ये बीजेपी को तय करना है, बीजेपी को बताना है पूरे देश को। दूसरा, बीजेपी को बताना है कि वो जातिवाद जनगणना पे उनका रुख क्या है, बीजेपी को भी और सरकार को भी, क्योंकि जनगणना ड्यू है 2021 से, हम 2024 में है और 2025 में जाने वाले हैं।
डेढ़ सप्ताह के बाद। तो बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को क्लियर करना है कि जातिवार जनगणना पे उनका रुख क्या है, वो कराने जा रहे या नहीं। ये डॉक्टर अंबेडकर के अपमान से जुड़ा हुआ मामला है। और तीसरा मामला ये है कि 50% की आरक्षण की लिमिट पे बीजेपी का रुख क्या है, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पे बीजेपी का रुख क्या है। ये सब चीजें बीजेपी को साफ करनी, तय करनी है। और तब, क्योंकि देश की जनता अब ये जानना चाहती है। अगर आप इन चीजों पे रुख नहीं साफ करेंगे तो ये माना जाएगा कि जो अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कहा, ये आरएसएस बीजेपी की संयुक्त राय है और ये सोची समझी राय है। सामाजिक न्याय के मुद्दे पर उनकी यही राय है, ये उनको तय करना होगा। दूसरी बात कि राहुल गांधी को लेकर, देखिए, दो बातें अमित शाह के इस बयान के बाद हो गई। एक, इंडिया गठबंधन और मजबूत हुआ, मुखर हुआ, और एक हुआ। एक तो था ही, लेकिन जो ये कुछ तथाकथित रिपोर्टें आ रही थी वो किनारे हो गई हैं। और अब इंडिया गठबंधन एक स्वर में डॉक्टर अंबेडकर के अपमान की बात कर रहा है। डॉक्टर अंबेडकर के अपमान पर अमित शाह के खिलाफ एक्शन की बात कर रहा है। दूसरी बात, देखिए, बीजेपी ने राहुल गांधी को इस पूरे विवाद के केंद्र में लाके खड़ा कर दिया है। केंद्र में तो थे ही, वो नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन तो ये बीजेपी की एक रणनीतिक, मैं कहूंगा कि भूल तो नहीं है, लेकिन इनको कितना सस्ता और कितना महंगा पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब बात है कि जो प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत जो अस्पताल में है, जी, देखिए, अभी आरएमएल राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज। उन्होंने कहा कि उनका सीटी स्कैन, एमआरआई, ब्लड प्रेशर सब सामान्य है, फिर भी वो आईसीयू में है। हम जानते हैं राजीव जी, कोरोना काल में हम देख चुके हैं कि आईसीयू की कितनी किल्लत थी। अगर आप किसी पेशेंट को आईसीयू में केवल राजनीतिक कारणों से रखे हुए हैं, तो एक जो गंभीर मरीज है उसका बेड आपने रोका हुआ है जी, केवल उसको खबरों में चर्चा में लाने के लिए। जया बच्चन, जिनका एक्टिंग करियर 60 साल से भी ऊपर का है, 10 से भी ज्यादा उनको फिल्म फेयर अवार्ड एक्टिंग में मिले हैं, तमाम और अवार्ड मिले एक्टिंग में। देश उनकी एक्टिंग का लोहा मानता है। जया बच्चन कह रही हैं कि प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत जैसी एक्टिंग उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखी। तो कुल मिला के ये है राजीव जी कि अब देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में मामला गया है। मुझे नहीं मालूम है कि इस पे एमएलसी हुई है कि नहीं हुई है, मेडिको लीगल केस। जी, पुलिस तफ्तीश करेगी। तो पुलिस ने, जो प्रमोद तिवारी कह रहे हैं, क्या पुलिस ने वो सीडीआर जिसको कहते हैं, जिसमें सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड होती है, वो उन्होंने, पुलिस ने सीज किया है कि नहीं किया है, उसको प्रिजर्व किया है कि नहीं किया है, पुलिस ने और कौन से फॉरेंसिक डिटेल्स कलेक्ट किए हैं। अब तो मामला क्राइम का है, तो क्राइम सीन पे पुलिस ने क्या किया है, और अब पुलिस इसमें चार्जशीट कब करेगी, ये ट्रायल में जाएगा। देखिए, ट्रायल में अगर ये केस खड़ा नहीं होगा, जाहिर सी बात है कि नहीं खड़ा होगा, मनगढ़ंत केस है, सब दुनिया जान रही है कि राहुल गांधी उस मौके पे थे ही नहीं। लेकिन अगर ये ट्रायल पे खड़ा नहीं होगा केस, पुलिस चार्जशीट नहीं कर पाएगी, साक्ष्य जुटा नहीं पाएगी, सीसीटीवी फुटेज पब्लिक में नहीं आएगा, तो आप देखिए कि सरकार की कितनी बदनामी होगी। और राहुल गांधी केवल भारत में संसद के एलओपी नहीं है, नेता प्रतिपक्ष, वो दुनिया भर में जाने जाते हैं। अगर नेता प्रतिपक्ष को झूठे मामले में फंसाने का मामला साबित होगा, तो देखिए कि नरेंद्र मोदी की दुनिया भर में कितनी बेइज्जती होगी। जी,
तो ये राहुल गांधी का कद बढ़ा रहे, इन्होंने कद बढ़ाने का काम किया। इन्होंने इंडिया गठबंधन को यूनाइट कर दिया, इंडिया गठबंधन को और मुखर कर दिया, मजबूत कर दिया। और सामाजिक न्याय का मुद्दा जो राहुल गांधी उठा रहे 2-3 साल से, वो मुद्दा अब सेंट्रल स्टेज पे है। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज के भी बाहर चला गया है। तो अब बीजेपी को ये लड़ाई जो है बहुत अलग प्लेटफॉर्म पे लड़नी पड़ेगी। मैं देख रहा हूं कि आरजेडी की एक नेता है प्रियंका भारती, उन्होंने लाइव टेलीविजन में मनुस्मृति को फाड़ दिया। बीजेपी को मनुस्मृति पर भी अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। हम 21वीं शताब्दी के लोकतंत्र में हैं। हम एक बहुत ही आधुनिक संविधान के तहत है, जो डॉक्टर अम्बेडकर जिसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उस आधुनिक संविधान के चलते मनुस्मृति कोई वजूद नहीं है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस मनुस्मृति को ही अपना वो मानते हैं कि वही केंद्र में है, प्रैक्टिस में वही लाते हैं। तो ये उनका रुख उनको साफ करना पड़ेगा कि मनुस्मृति पे उनका स्टैंड क्या है। जी राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि रुख ये साफ करना होगा कि मनुस्मृति पे आखिर रुख क्या, बीजेपी का रुख क्या है। और संविधान की चर्चा के दौरान जब राहुल गांधी ने भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने संविधान और मनुस्मृति इन दोनों किताबों को आमने सामने रखकर इस पर अपनी बात रखी थी। और उसके बाद से ये बात नागवार गुजरी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आए, लोकसभा में उन्होंने भाषण दिया। भाषण में क्या कुछ कहा था आप लोगों ने सुना, बहुत लंबा भाषण था प्रधानमंत्री का। और इसके बाद फिर जब राज्यसभा की बारी आई तो राज्यसभा में पहले ही दिन जब पहला भाषण था, पहले निर्मला सीतारमण आई भाषण देने के लिए, उनके बाद जब मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए भाषण देने के लिए, तो लोकसभा में नरेंद्र मोदी ने जितनी झूठी बातें कही थी, उन बातों को यहां साबित एक दूसरे ढंग से उनकी झूठ जो है उसकी परतें खोलने की कोशिश करते हुए नजर आए। और खोलते हुए कहें तो नजर आए यहां एलओपी यानी मल्लिकार्जुन खड़गे। और यहीं से बात और बिगड़ी। बात इसलिए बिगड़ी क्योंकि ये बात नागवार गुजरी। बात इस ढंग से नागवार गुजरी कि आप झूठ परोसते आए हैं और एक नई यूनिवर्सिटी, झूठ की फैक्ट्री वाली यूनिवर्सिटी आपने बना तो ली है, लेकिन जब विपक्ष को मौका मिला और वो भी सदन के अंदर, तो विपक्ष ने भी अपनी बात बहुत मजबूती के साथ रख डाली। तो यहां से फिर भटक गए अमित शाह, और अमित शाह ने क्या क्या कह दिया आप लोगों ने सुना है। नहीं सुना तो आइए एक बार फिर से सुना देता हूं। अमित शाह ने 11 सेकेंड में 34 पन्ने का भाषण, और उसका 11 सेकंड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि अब सारंगी जी और उनके साथी आईसीयू में चले गए हैं, और जो मेडिकल बुलेटिन है उस बुलेटिन में बताया जा रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है। तो आईसीयू में क्यों है? हमारे साथी प्रशांत टंडन जी सही कह रहे हैं कि इसी देश ने कोरोना काल की भयावह विभीषिका देखी है। इसी देश में लोगों के पास हॉस्पिटल, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस सबकी कमी देखी लोगों ने, और कईयों ने अपनों के जान गंवाए। और आज आप आईसीयू में भर्ती हैं और आराम से हैं, बुलेटिन पे बुलेटिन। लेकिन एमएलसी, जिसको मेडिको लीगल केस कहते हैं, क्या ये तैयार हुआ है? क्या मेडिकली जो उस समय पुलिस को काम करना चाहिए था वो हुआ है? बहुत सारे सवाल आएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है। जरा आना चाहता हूं, आपके पास आऊं सुनील जी। अभी वादा कर रहा था, मैं कह रहा था कि वो 11 सेकंड सुन लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है अमित शाह का वो 11 सेकंड, सुनिए। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है मान्यवर। अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। यहीं से शुरुआत होती है, आपने देख लिया। सुनील जी, जरा यहीं से विश्लेषण भी चाहूंगा। बात राहुल गांधी पे आ गई। राहुल गांधी गुंडा है, राहुल गांधी ने गुंडागर्दी की, सारी बातें आ गई। राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज, लेकिन कांग्रेस एफआईआर दर्ज करवा रही है तो नहीं। ये किस देश में है जब प्रमुख विपक्षी पार्टी और उसका नेता और विपक्ष का नेता संसद में, लोकसभा में
वो अगर एफआईआर दर्ज नहीं करवा पा रहा है, उसकी पार्टी एफआईआर दर्ज नहीं करवा पा रही है, तो हमारी आपकी क्या हैसियत है? ये सोचना पड़ेगा फिर। सुनील जी। धन्यवाद राजीव जी। यही तो संविधान को बदलना है। अगर आप कानून सम्मत कार्रवाई नहीं करते तो संविधान बदलने की धारणा क्यों लोगों के बीच बैठती जा रही है? क्या इस देश में कोई एविडेंस एक्ट है कि नहीं है? एक आम आदमी के कानून के सामने सभी लोग बराबर है कि नहीं है? बीजेपी कह रही कि नहीं बराबर है। जो सरकार कहेगी वही आपको बताना पड़ेगा, उसके लिए आपको साक्ष्य लेने की आवश्यकता नहीं है। ये जितनी बयानबाजी हो रही है, इस बयानबाजी की आवश्यकता ही नहीं है। बीजेपी के लोग जो इतना चीख चीख के बोल रहे हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इनको केवल 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 10 मिनट, 15 मिनट के जो वीडियो क्लिप्स हैं, सीसीटीवी कैमरे के फुटेज है, वो रिलीज कर देना चाहिए कि ये देखिए राहुल गांधी इनको धक्का दे रहे हैं, ये देखिए फलाने आदमी राहुल गांधी की वजह से गिर गया, इनको ये देखिए इस तरह से चोट लग गई। बयान देने की आवश्यकता ही नहीं थी। जो शिवराज सिंह चौहान साहब इतना बढ़िया बढ़िया शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, लोकतंत्र कलंकित हो गया, सभ्यता नष्ट हो गई, संस्कृति तबाह हो गई, तमाम तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। अगर यह बात उस सीसीटीवी फुटेज के साथ कर लेते तो शायद उसका ज्यादा असर पड़ता। भारतीय जनता पार्टी में तो मुझे लगता है कि हम लोग बार बार ये कहते हैं कि कांग्रेस में आरएसएस का स्लीपर सेल है। अब तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी का स्लीपर सेल बीजेपी में है। आखिर राहुल गांधी का क्या नुकसान है इससे? इस पूरे घटनाक्रम में कोई मुझे बतावे कि राहुल गांधी का क्या नुकसान है। राहुल गांधी देश भर में घूम घूम के कहते रहे हैं कि मेरे खिलाफ जितने मुकदमे दर्ज करना चाहे कर लो, मैं डरने वाला नहीं। तो इस मुकदमे से भी डरने वाले नहीं है। राहुल गांधी को आप लगातार चर्चा में बनाए रखे हुए हैं। हर विषय पर उनकी चर्चा हो रही है। राहुल गांधी अगर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो सोने में सुहागा राहुल गांधी के लिए होगा। नुकसान किस बात का राहुल गांधी को? कौन इतना उनको चर्चा में रखना चाहता है और क्यों रखना चाहता है? अगर आप इतनी बात न करें, सवाल है कि आप 25 नवंबर से इंडिया दल समूह लगातार संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहा था, कहीं कोई झंझट नहीं थी, कोई चर्चा नहीं कर रहा था कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वो अडानी का मुद्दा उनका चल रहा था। यह बहस चलाई गई कि इंडिया दल समूह में इस बात के लिए मतभेद है कि अडानी के मुद्दे को छोड़ करके अन्य मुद्दों पर चर्चा हो। अब तो वही मुद्दा खत्म कर दिया बीजेपी के लोगों ने। अब तो लेकर के चले आए अंबेडकर साहब को। अंबेडकर साहब के नाम पर सभी इंडिया दल समूह के नेता इकट्ठे हैं। अगर अमित शाह साहब का जो दूसरा वाक्य है वह उनके सभी नैरेटिव खत्म कर देता है। पहला वाक्य अगर वो बोल रहे थे जो, वो अगर उसके बाद अगर दूसरा वाक्य न बोले होते कि अगर आप इतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म में आपको मोक्ष मिल जाता। गोया कि अंबेडकर के नाम के प्रति आपको लेकर के एक तरह का नाराजगी है और आप उनको पसंद नहीं करते। इस देश में करोड़ों लोग हैं जो अंबेडकर जी के नाम के साथ एक बहुत बेहतर जीवन की कल्पना करते हैं, उनको वाकई देवता मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उनके यह कोई कोरी कल्पना नहीं है, जा करके आप देख सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से सैकड़ों लोगों को जानता हूं जो अंबेडकर जी को एक देवता की तरह मानते हैं और अपने यहां जो शादी विवाह के मौके हैं उन पर उनकी फोटो रख करके उनके सामने अपने तमाम तरह के रिचुअल्स को संपादित करते हो। तो ऐसा नहीं है कि लोग उनको भगवान मानते हैं, भगवान मानते ही हैं और उस वक्त क्या अपमान कर रहे हैं। दूसरी चीज कि अगर कांग्रेस अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो इंडिया दल समूह का प्रदर्शन चल रहा है, आप रास्ता रोक के क्यों खड़े होंगे? रास्ता रोकना आपका काम तो है नहीं। बीजेपी के भी लोगों को प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन आप मकर द्वार जहां पे से विपक्षी दल के नेता प्रवेश करते हैं संसद भवन के भीतर, आप क्यों खड़े होंगे वहां? आप परिसर में प्रदर्शन कीजिए, जुलूस निकालिए, धरना दीजिए, नारे लगाइए, कोई इसको रोक नहीं सकता। इस बात की किसी को रोक टोक नहीं है। लेकिन संसद भवन में प्रवेश करने की अनुमति आपको नहीं देंगे, कैसे रोकेंगे? और जो बयान आए हैं तत्काल घटना के बाद, मुकेश राजपूत का बयान आया, उन्होंने कहा कि नहीं राहुल गांधी ने मुझे धक्का नहीं दिया, मेरे सामने खड़े थे, पीछे से भीड़ आई और मैं गिर गया। जो तुरंत का बयान उनका है। सारंगी साहब ने भी कहा कि पीछे से धक्का आया और राहुल गांधी मेरे सामने थे और मैं गिर गया। राहुल गांधी ने धक्का तो नहीं दिया।
तो उन व्यक्तियों की पहचान होनी चाहिए थी जिन्होंने धक्का दिया। उसे बीजेपी के भी नेता हो सकते थे। आप तथ्यों पर क्यों नहीं बात करते हैं? बात तो बहुत सवाल यही है। सुनील जी, बात तो यहाँ सवाल तो कई सारे हैं जो हम आप ये सवाल हम पूछना चाहिए कि आखिर संसद के अंदर वो लाठी डंडों में पोस्टर बैनर ले जाने का अधिकार कब से मिल गया? कभी नहीं है, कभी नहीं है। मैं संसद भवन में कई दशक में गया हूं, हमको अपना जो मोबाइल चार्जर का केबल होता है वो ले जाने में दिक्कत होती थी, विशेष जरूरत लेनी पड़ती थी वहां। ये देखिए अब देखिए इनका और आखिर ये क्या है ये? और आप याद कीजिए राजीव जी, ये उस पार्टी के लोग हैं। आप वो भाषण आपको खोज के सुना देना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक भाषण है जो प्रधानमंत्री थे, और तत्कालीन विपक्ष की नेता सोनिया गांधी ने उनको केवल झूठा कह दिया था। एक झूठे शब्द पर उन्होंने कितना बड़ा व्याख्यान दिया। उसी पार्टी के नेता लोग विपक्ष के नेता को गुंडा, देशद्रोही, विभाजनकारी, टुकड़े टुकड़े गए, अर्बन नक्सल, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिसपे इतनी बड़ी नाराजगी, या तो अटल जी की ओर जो नाराजगी थी वो बेमानी है, या ये लोग जो अटल बिहारी वाजपेयी की लेगेसी का दावा करते हैं, इनकी लेगेसी खोखली है। आप विपक्ष के नेता को आप बार बार सवाल उठाते हैं कि प्रधानमंत्री के बारे में आप इस तरह की बात कैसे नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री का नाम बस आदर से लिया जाना चाहिए। तो विपक्ष का नाम अपमानजनक, विपक्ष के नेता का नाम अपमानजनक तरीके से क्यों लिया जाना चाहिए? आपके तर्क पे नहीं बात आनी चाहिए ना कि विपक्ष के नेता के बिना नेता का नाम आपको सम्मान से लेना पड़ेगा। वो भी चुनाव प्रतिनिधि है, जनता ने उनको विपक्ष में बैठने की अनुमति दी है, आदेश दिया कि विपक्ष में बैठिए आप, और आप उनकी बात नहीं सुनेंगे और इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे। आज मैं कहीं सुन रहा था, एक छोटी सी क्लिप है उमर अब्दुल्ला की, संभवतः गृह मंत्री से मिलने गए थे, मिलकर निकले हैं या जो भी है, और उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर बहुत दिनों से जानता हूं, और उन्होंने कहा कि मैं विश्वास नहीं कर सकता जो व्यक्ति राह चलते सड़क पर किसी को धक्का नहीं दे सकता, वो संसद में धक्का क्यों देगा? जी, राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला बीजेपी के नेता नहीं है, अरे कांग्रेस के नेता तो नहीं है। उमर अब्दुल्ला कांग्रेस के खिलाफ भी बोलते रहे, अपनी बातों को बहुत साफ गोई से कहने के लिए जाने जाते रहे। उनका एक बयान है, और बाकायदे ये बयान कोई ऐसा नहीं कि हम कहीं अखबार में पढ़ के बता रहे हैं, वो बाकायदे बोलते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने निश्चित रूप से इंडिया दल समूह को और विपक्ष को एक साथ ला दिया। भारतीय जनता पार्टी जो कभी नहीं चाहती कि विपक्षी दलों में एकता हो, विपक्षी दलों के नेताओं के बीच में किस तरह का सामंजस्य हो, वह एक साथ खड़े हों, कभी नहीं चाहती है। लेकिन इस तरह की गतिविधियां उसकी है कि उसने विपक्ष के नेताओं को इकट्ठा खड़ा कर दिया। आज जो दृश्य है, अगर आप किसी अपने कोई व्यक्ति आपसे कहे कि मेरा व्यक्ति आईसीयू में भर्ती है, तो आपके मन में चिंता नहीं होगी कि आईसीयू भर्ती ऐसे ही होता है जैसे मुकेश राजपूत साहब भर्ती है, कि आप आते जाइए, जाते जाइए, भाषण भी दीजिए, बाइट भी दीजिए, फोटो भी खिंचवाइए, मंत्री जी भी लोग आते रहे। आईसीयू में होता है क्या कभी? जितना मेडिकल साइंस अस्पतालों में हम भी आईसीयू में भर्ती हुए लोगों को देखने में गया हूं, कई बार गया हूं, एक निश्चित समय अवधि होती है कि उसके अलावा आप जा ही नहीं सकते। पति भर्ती है तो पत्नी को जाने की अनुमति नहीं है, पत्नी भर्ती है तो पति को जाने की अनुमति नहीं है। वहां पर क्यों मरीज रहेगा? और आप आईसीयू के नाम पर इस तरह का एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या बताना चाहते हैं आप? क्या देश के लोग इस बात को समझते नहीं है? आप माने देश के लोगों को इतनी समझ नहीं है। आप अपने लोगों को अगर संबोधित कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, माइक लगा करके बताओ। आप एक वीडियो चल रहा है, ऑडियो है वो, जिसमें मुकेश राजपूत साहब को सम्मानित प्रधानमंत्री जी फोन करते हैं। मुकेश राजपूत साहब एक कहते हुए सुनाई पड़ते हैं कि स्पीकर पर सुनना है। आप कल्पना कीजिए, वो कहते हैं कि स्पीकर पर सुनना है। एक व्यक्ति उनसे कहता है कि हाँ स्पीकर ऑन कीजिए, और प्रधानमंत्री जी दो वाक्य बोलते हैं, कैसे हो? पूरा ट्रीटमेंट कराना, जल्दीबाजी नहीं है। ये आईसीयू में ट्रीटमेंट करवाना, पूरा ट्रीटमेंट कराना, जल्दीबाजी नहीं है, जल्दीबाजी आईसीयू में रहना। अब किसको बता रहे हो? क्या इस देश में अब, और सबसे अच्छी बात कि जो कोशिश किया भारतीय जनता पार्टी ने कि अंबेडकर साहब के मुद्दे को हटाने की, इस चाल में नहीं फंसा विपक्ष आज भी जो विजय चौक से जुलूस निकाला, उनके हाथ में अंबेडकर जी की फोटो ही थी।
जय भीम के ही नारे थे। और ये जो जय भीम का नारा जो है वो जय श्री राम के नारे पर कितना भारी पड़ेगा ये आने वाले दिन बताएंगे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल। और विजय चौक से जब ये आज प्रोटेस्ट कांग्रेस और विपक्षी दलों के प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए जब मल्लिकार्जुन खड़गे, तो उन्होंने मीडिया से क्या बातें कही हैं? अभी शकील जी थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे कि 82-83 साल की उम्र, लेकिन उन्होंने अपने कमिटमेंट को फुलफिल किया है और चूंकि वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं तो अध्यक्ष को रहना चाहिए और आए आज वो इस प्रोटेस्ट के का हिस्सा बने मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन चर्चा मीडिया से करते हुए क्या बातें कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, आइए जरा सुन लीजिए। सारे नेतागण और यहाँ पर पधारे हुए सारे मेरे मीडिया के दोस्तों, आज हम जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ ये आंदोलन है। सरकार ये नहीं चाहती, मोदी जी ये नहीं चाहते और सदन के मुखिया है वो भी नहीं चाहते कि सदन चले। लेकिन मैं माफी चाहता हूं कि जो चेयरमैन साहब ने एक मुद्दा उठाकर हम सारे संसद को उन्होंने एक तरीके से जातिवाद पर लाया है। अरे हम डेमोक्रेसी में बात करना हमारा हक है। हम चुने हुए सदस्य हैं और लोगों के भावना को पार्लियामेंट में बताना पार्लियामेंट मेंबर्स का कर्तव्य होता है, वो हम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो घटना घटी लोकसभा में, वही मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में हम ये उठाना चाहते थे कि क्या सिक्योरिटी ब्रीच कैसा हुआ, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में आप सदन को बताइए। और सदन तो ये देश का बहुत बड़ा पंचायत है। अगर आप सदन में नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? ये दुर्दैव है कि शाह साहब भी वहां पर नहीं आए हाउस में और प्रधानमंत्री नहीं आए। क्या हुआ इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। तो सदन में बताने की चीजें उन्होंने छोड़कर वो वाराणसी में बात करते हैं, डायमंड हाउस में बात करते हैं, अहमदाबाद में, और रेडियो में अब टीवी पर बात करते हैं, लेकिन सदन में बात नहीं करते। ये सदन का अमर्यादा उन्होंने किया और सदन में आके जो बातें बोलनी थी कानून के मुताबिक, he should come and speak in the house first, Lok Sabha, Rajya Sabha. Instead of that, he was speaking outside Lucknow, Varanasi, and Ahmedabad. Everywhere he is speaking, but he did not turn up in the Lok Sabha or Rajya Sabha. This is really condemnable, and it is also he violated. It becomes a privilege case. But in spite of that, we are repeatedly requesting the chairman of the Lok Sabha, Speaker of the Lok Sabha, and chairman of the Rajya Sabha. We are requesting you allow us to speak, and we will give some facts. And you should explain why this happened, one thing. Secondly, purposely, the ruling party people are disturbing the proceedings.
125-30 people of Rajya Sabha member of BJP, they stood and they were shouting against 10 people. Hardly, yesterday we were hardly 10 people and we were demanding the discussion and also explanation, but instead of listening, they were shouting against us. And it is first time happened that a parliamentary affairs minister along with 125 तो साफ साफ यहां प्रोटेस्ट में अपनी बात रखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन शुरुआत अमित शाह के बयान से होती है और उसके बाद देखिए कहां तक पहुंच गई बात। राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करवाना और राहुल गांधी को गुंडा कहना, गुंडागर्दी कर रहे हैं राहुल गांधी, ये तो आप लोगों ने सुना ही था जब निशिकांत दुबे ने यह बात कही थी। तो सब कुछ ये जो है, एक तरफ बीजेपी खींचतान में लगी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन यहां और मजबूत होता हुआ दिखाई देता है। क्या कहेंगे अनिल सिन्हा जी? तो इससे कई चीजें पॉलिटिकल, मतलब बाकी लोगों तो बहुत चीज का ही है, लेकिन पॉलिटिकल ये है कि विद इन द बीजेपी भी काफी चल रहा है। और उसमें मैं नितिन गडकरी का ट्वीट पर नजर रख रहा हूं, एक भी ट्वीट उन्होंने इस बारे में नहीं किया, मुझको नजर नहीं आया। और बहुत सारे नेता भी हमको लग रहा है कि अपने को पीछे रख रहे हैं इस विवाद में। वो मोदी जी के साथ नहीं है, अमित शाह के साथ नहीं है, क्योंकि जो है वीडियो में उसको तो नकारना बहुत मुश्किल है। और उसको, हाँ ये जरूर है। और दूसरा है क्या कि जो इनके एलाइज है बाकी, जैसे जेडीयू है या चंद्रबाबू नायडू है, वो भी नहीं आ रहे हैं। हाँ, दलित नेताओं में जो रामदास अठावले, चिराग पासवान, तो उन लोगों का आप समझ ही लीजिए कि किस तरह का उन्होंने अपने को क्या बना रखा है। तो उनके अलावा बाकी उसके उलट जो इंडिया गठबंधन के एलाइज हैं, वो सब इकट्ठा होकर के हर जगह, जिस तरह से महाराष्ट्र में जो चल रहा है प्रोटेस्ट, मतलब विधानसभा के बाहर और ये सब जगह, मतलब कि ये इम्पोर्टेंट है कि जो इंडिया गठबंधन जो अडानी के इशू को लेकर के थोड़ा लग रहा था, और महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ उसके बाद जो बिखराव लग रहा था अपेरेंटली, मतलब ऊपरी तौर पे, उस बिखराव से उन्होंने उसका ये निकला, मतलब वो बिखराव खत्म हो गया। यूनाइटेडली महुआ मोइत्रा है या बाकी जो सारी पार्टियां हैं, सब इकट्ठा होकर के वो फाइट कर रही तेजी से। एक तो ये जो अमित शाह के जो बयान से एक तो ये हुआ कि पूरा जो चाहते थे, जो आप पूरा भाषण सबका देख लीजिए, इसमें नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह, सारा का फोकस यही था कि गांधी फैमिली संविधान विरोधी है और गांधी फैमिली ने ही संविधान की दुर्गति कर डाली है। ये जो नैरेटिव थी, नारायण मतलब नेहरू से लेकर के राजीव गांधी तक, वो प्रधानमंत्री ने तो उसमें बहुत अपने भाषण का आधा हिस्सा लगाया उसमें, और यही साबित करने में तो लोग, जिसमें कि बहुत सारा फैक्ट को भी ट्विस्ट किया इधर से उधर करके, जो गलतियां जिसका जवाब खड़गे ने रखा। वो नैरेटिव कुछ मतलब कोई फायदा नहीं हुआ। जो उन्होंने सोचा था कि एक तो कांग्रेस को आइसोलेट करो, गांधी फैमिली को टारगेट करो, राहुल गांधी को टारगेट करो, वो सारा मामला उलट गया। अब है क्या कि ये जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, ये चर्चा जरूर होनी चाहिए कि प्रताप सारंगी है कौन। इसकी चर्चा लोग पता नहीं कहीं कर रहे हैं कि नहीं मालूम है। प्रताप सारंगी विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष थे जिस समय उड़ीसा में जो ग्राहम स्टैन की जो ये हुई के बच्चों को साथ जो जिंदा जलाया गया, उसके वो उस समय बीएचपी के हेड थे और बहुत ही रैबिड कम्युनलिस्ट के रूप में उनकी इमेज है। इसीलिए वो ये बात भी साथ में आना चाहिए कि जो आदमी जिसका बैकग्राउंड ये है, उस आदमी की क्रेडिबिलिटी का क्या है। लेकिन हालांकि वो भी कहीं पर कहते हुए हमने नहीं सुना कि राहुल गांधी ने हमको धक्का दिया है। वो मुकेश राजपूत बोल रहे हैं कि धक्का दिया है। अब ये आईसीयू का सबसे जो प्रॉब्लम ये है, मुझको लग रहा है कि हेल्थ मिनिस्ट्री और जो राम मनोहर लोहिया अस्पताल है, इतना ये है, उसकी भी कलई, मतलब इस तरह से आईसीयू जो है एक स्टूडियो बन जाए
ये तो मतलब जबरदस्त मामला है, क्योंकि सब लोग वहां शिवराज सिंह चौहान है, पूरा सब लोग जाके फोटो खिंचा रहा है, सब वो है। और वो ये जो दृश्य है ये भी सब जगह आ ही रहा है कि भाई क्या है। और उनका जो फोन उठा रहे हैं मुकेश राजपूत, जो प्रधानमंत्री से बात करने वाला, तो मुझको लग रहा है क्या कि ऑप्टिक्स के लेवल पे भी बीजेपी मैनेज नहीं कर पाई, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या आ गया कि जो रिकॉर्ड पे है वो बहुत डिवास्टेटिंग है, उसका बचाव नहीं कर सकते किसी भी तरीके से अमित शाह, और बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में। एक लास्ट पॉइंट कहूंगा मैं कि एक बात और भी ध्यान रखिए कि अम्बेडकर की मूर्ति बना लें, अम्बेडकर का ये कर लें, ये सब कहने से मामला बनता नहीं, सवाल अंत में आएगा ही कि मनुस्मृति या संविधान। और उसका जब मनुस्मृति का मामला आएगा तो मनुस्मृति दहन का जो ये था, क्या कहते हैं, प्रोग्राम था अंबेडकर का और अम्बेडकराइट्स का, बाद में भी उस प्रोग्राम की चर्चा होगी। और फिर अब संविधान जलाने का जो आरएसएस का इतिहास है उसकी भी चर्चा होगी। यहाँ पर मुझको लग रहा है कि गलत पेज में वो फंस गए हैं, जिसको कि डिफेंड करने अब किधर जाए। अगर वो घोषित करें कि हम लोग मनुस्मृति को नहीं मानते, हम सनातनी नहीं है, हम जो है असनातनी अगर हैं भी तो कबीरपंथी हैं, ये सब कुछ अपना बताएं। मतलब एक तो बहुत बड़ा डिबेट चालू हो गया है, जो डिबेट को मैनेज करना ये अमित मालवीय एंड कंपनी के बूते में नहीं, के बॉस में नहीं है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अमित मालवीय और बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो बीजेपी कहीं ना कहीं यहाँ से डिरेल होती हुई दिखाई देती है। अमलेंदु उपाध्याय जी, जरा आपसे भी समझूं कि क्या आपको लगता है, अब चूंकि संसद का सत्र खत्म हो चुका है, चर्चा अब सड़क की है, संसद की नहीं है, लेकिन संसद के अंदर जो कुछ हुआ वही तो सड़कों तक पहुंचा है। और इसमें राहुल गांधी को अगर यहां डिफेम करने के साथ साथ उनके ऊपर किसी भी ढंग से राहुल गांधी को सदन से बाहर किया जाए, और इसकी डिमांड होने लगी है। बीजेपी के नेता बहुत अच्छी तरह से इसकी डिमांड कर रहे हैं, ये हम लोग पिछले 3-4 दिनों से सुन रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि ये जो मसला है, जो एक तरफ राहुल गांधी जिन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं वो यही मुद्दा है, या यहाँ कुछ और भी है? क्या यहाँ कुछ और अंदर खाने पक रहा है? राजीव जी, अंदर खाने भी बहुत कुछ पक रहा है, और जिसकी तरफ थोड़ा सा इशारा अनिल सिन्हा जी ने दिया, और वो ये राजीव जी कि अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में अंदर ही अंदर बगावत शुरू हो गई है। और उसकी वजह से जो थे खदबदाए हुए थे अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों। नरेंद्र मोदी को जाके भाषण देना था राज्यसभा में, तो नरेंद्र मोदी नहीं गए उसी तनाव में, और अमित शाह को भेज दिया। और जो पर्चा नरेंद्र मोदी को पढ़ना था वो पर्चा पढ़ दिया अमित शाह ने। यानी डॉक्टर अंबेडकर को जो अपशब्द कहे अमित शाह ने, वो अपशब्द जो थे वो कहे जाने थे श्री श्री 1008 नरेंद्र मोदी जी के मुखारबिंद से, लेकिन वो निकल गए अमित शाह जी के मुख से। तो ये उनके अंदर जो चल रहा है राजीव जी, उसकी वजह से ये सब हुआ है। अब ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि करना है तो क्या करना है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो लाठियां ले लेकर और हथियार ले लेकर, जो हथियारी लाठी भी लेकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनके साथ में कोई भी जेडीयू या टीडीपी का सांसद दिखाई नहीं पड़ रहा है राजीव जी। तो ये अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है, और इससे घबराए हुए बहुत ज्यादा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, दोनों जो है बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। ये सारी चीजें जो चल रही हैं, तो ये इनके अंदर की चीजें भी बहुत सारी राजीव जी निकल कर आ रही हैं। अब जहां तक ये है कि साहब राहुल गांधी पे एफआईआर दर्ज करा दी है, और इधर से भी एफआईआर हो गई है। देखिए, पुलिस को आज नहीं तो कल वो एफआईआर कांग्रेस की भी दर्ज करनी ही पड़ेगी, और वो समय सब नोट है, सीसीटीवी कैमरे अब थानों में भी लगे हुए, वो भी निकाले जाएंगे कि कौन किस समय पहुंचा था। और सीसीटीवी कैमरे देने संसद भवन के भी पड़ेंगे अगर मामला अदालत में जाएगा, तो होगा सब कुछ राजीव जी। लेकिन ये कि थोड़ा समय जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा कि वो थोड़ा सा इस पे जो है राहुल गांधी के खिलाफ अंडरस्टैंड पक सके, बस इतना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो अदालतों में मामले कहीं नहीं टिकेंगे। और देखिए, और क्या हो रहा है कि फोटो सेशन के चक्कर में कितने मरीजों की जान के साथ खेल रही है भारतीय जनता पार्टी। जिस आईसीयू में प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत भर्ती हैं, वो अकेले तो भर्ती नहीं होंगे, और भी होंगे आईसीयू में। ऐसा तो है नहीं कि एक ही आदमी भर्ती होता है, आईसीयू में तो कई एक साथ भर्ती होते हैं, बेड होते हैं अलग। तो कितने सारे मरीजों की जान के साथ भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। ये तमाम जो मीडिया के कैमरे लेकर जाए जा रहे हैं, एक एक आदमी के साथ 25-25 कैमरे जा रहे हैं, और सब जूते पहनकर अंदर आईसीयू में घुस रहे हैं राजीव जी। ये जो मरीज भर्ती है उनके साथ भी खेल रहे हैं, और आने वाले जो है दिनों में और जो मरीज भर्ती होंगे उनकी भी जान के साथ खेल रहे हैं।
ये पता नहीं कितना इन्फेक्शन वहां छोड़ के आएंगे। तो ये दुश्मन हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये साबित करने पे तुले हुए राजीव जी एक तरीके से। तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन जो चल रहा है वो नरेंद्र मोदी को परेशान करने वाला दिखाई पड़ रहा है। जी, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन जो चल रहा है वो नरेंद्र मोदी को परेशान करने वाला दिखाई दे रहा है। शकील जी, क्या आपको भी लगता है कि यहां से नरेंद्र मोदी की परेशानियां बढ़ रही हैं या राहुल गांधी की बढ़ गई हैं? राहुल तो जिस दिन से राजनीति में आए हैं उन्हें तो परेशान किया ही जा रहा है, इसलिए अब उनकी परेशानी बढ़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। राहुल जिस तरह की राजनीति करते हैं तो वो पूरी उनकी राजनीति जो है वो सुविधा की राजनीति नहीं है। समस्या मोदी जी की है। मोदी जी जिस लेवल तक अमित शाह जी को बचाने आए हैं उसके बारे में हमें लगता है कि उन्हें सोचना पड़ेगा। आज की स्थिति यह है कि जो अंबेडकर का सवाल है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है, और ऐसा नहीं है कि मोदी जी को मालूम नहीं पड़ रहा हो, बीजेपी के लोगों को मालूम नहीं पड़ रहा हो। अभी जो बताया अनिल सिन्हा जी ने कि गडकरी नहीं बोले, तो आज जो भी बोलेगा बीजेपी का वो अपने वोट खोएगा। अभी अलवर से दिल्ली से लगा हुआ है, वहां से एक सूचना हमारे पास आई है, वहां से लोगों ने लिखा है, बीजेपी के लोगों ने, कि यहां पे जो दलित वोट है वो सीधा सीधा हमसे कट जाएगा। अभी एक कॉन्स्टिट्यूंसी आई है हमारे पास, और भी बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोगों को अलग अलग आती होगी। अभी किसी ने पूछा, हमने चेक किया उसको जी, कि हमारा दलित वोट जो है अलवर में वो सारा का सारा कट जाएगा। तो मोदी जी के लिए तो निश्चित रूप से परेशानी है। तो देखिए समस्या क्या है, हुआ क्या है, इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को नकारा है। हु आर यू, और पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व ने, नंबर एक मोदी, और मोदी जी के ही करीब करीब समकक्ष जो है वो अमित शाह माने जाते थे, और अब तो ये लग रहा है कि बिल्कुल बराबरी पे है। बिल्कुल। अगर कोई और नेता होता, इतनी बड़ी परेशानी होती, तो बीजेपी की जो लीडरशिप है उसको हटा देती कि भाई काहे के लिए परेशान कर रहे हो, अंबेडकर बड़े हैं, आप नहीं हो। लेकिन अब तो ये लगता है कि मोदी जी और अमित शाह बराबर है, या कौन बड़ा है कौन छोटा है। हमें लगता है सवाल भी कुछ दिनों में पैदा हो जाएगा कि वाकई ताकत किसके पास है, असली ताकत किसके पास है। क्योंकि जिस अंदाज में अमित शाह ने कहा था वो वैसे ही है जैसे अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से कहा था, कौन जात, ऐसे ही उन्होंने कहा कि तुम कौन, हु आर यू। ये जो नकारना है कि इतना नाम तो भगवान का भी लेते, अंबेडकर को छोटा करने की कोशिश थी ये। और आप देखिए इंदिरा गांधी के लिए भी ऐसे ही कहते थे। इनका जो एक राजनीति का तरीका है कि वो सामने वाले को मानना ही नहीं कि तुम हो कौन। और उसका नतीजा ये है कि आज देश भर में मीडिया दिखा नहीं रहा है, लेकिन जिसके पास जितनी खबरें आ रही हैं, जैसे हमने दमोह की बताई, अलवर की बताई, और भी खबरें हैं, तो लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है। कल हमने शायद आपको बताया था या नहीं, हमें याद नहीं है, कल संसद में बहुत सारे लोग हमसे मिले थे, और वो वहां पे जो SC ST उनका जो महासंघ है उसके नेता लोग थे जी। और आज जो है ये बहुत सारे लोगों ने, अब ये बातें बताई नहीं जा सकती, बड़ी मुश्किल में लोग पड़ जाते हैं, लोगों की पीछे पड़ जाते हैं। देखिए आज हमसे कहा बहुत सारे लोगों ने कि साहब हमें इतने साल हो गए नौकरी करते करते, ये डंडा जो आया है ये तो ना हमने कभी देखा, ना हम इसको अलाउ करते हैं, ये आया कैसे। और इससे पहले विपक्ष हमेशा से प्रदर्शन करता था, हम एक दूसरे के हाथ बांध के खड़े हो जाते थे, विपक्ष वहां से अपनी बात कहता था, चला जाता था। कई बार विपक्ष कमरों में भी जाता था स्पीकर के, लेकिन कभी भी इस तरह की बात तो हुई नहीं है। तो उन सबको ये संदेह है कि ये कोई सुनियोजित साजिश है, ताकि मामला जो है अंबेडकर से हट जाए, अमित शाह से ध्यान लोगों का हट जाए, और लोगों का ध्यान राहुल पे और उन सारी चीजों पे चला जाए। लेकिन वो सफल नहीं हो रहा है। हर जगह ये सवाल पैदा हो रहा है कि अंबेडकर के खिलाफ इतनी गंदी भाषा का प्रयोग क्यों किया गया, उनका उपहास क्यों उड़ाया गया, उन्हें नकारा क्यों जा रहा है। अब देखिए
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो कह दिया, राहुल का नाम लेके आरोप लगा दिया जी। लेकिन कांग्रेस से जो बाकी लोग गए हैं वहां पे, उनमें से ज्यादातर कह नहीं पा रहे। उनके ऊपर भी दबाव है कि बोलो राहुल के खिलाफ। आपने देखा होगा निशिकांत दुबे किस तरह बोल रहे हैं। खड़गे जी के लिए तो क्या बोला उन्होंने कि ज्यादा खाते हैं। बहुत खराब मैसेज गया कि खड़गे जी दलित हैं तो ज्यादा खाते हैं। आप खड़गे जी के खाने का हिसाब रख रहे हो। खाना ज्यादा खाते हैं, मोटे हैं, बेडोल हो गए इसलिए गिर पड़े। ये बाइट है टीवी डिस्कशन में जी निशिकांत दुबे की। ये मैसेज पहुंच गया सब जगह कि आप एक दलित नेता के खाने पीने पे निगाह रख रहे हो। आप वही मानसिकता रखे हो मनुस्मृति वाली कि जितना हम देंगे, जैसा हम देंगे वैसा ही खाना पड़ेगा जी। और जयंत चौधरी खुद नहीं बोल रहे हैं अभी, लेकिन उनके पार्टी के लोग बोलने लगे हैं, उनके वक्तव्य आ गए हैं। वेस्ट यूपी में बिना दलित के जयंत चौधरी और उनकी पार्टी राजनीति कर नहीं सकते। जितना जाट है उससे ज्यादा वहां दलित है। तो ये सारी स्थितियां जो है वो मोदी जी के लिए और मोदी जी और बीजेपी के लिए बहुत ही विपरीत है। और सबसे उसमें खतरनाक बात ये 11 साल तक मोदी जी मैनेज करते रहे, बड़ी से बड़ी समस्या मैनेज कर ली। चीन की घुसपैठ, 20 हमारे आदमी गलवान में मारे गए थे, उससे बड़ी घटना हो नहीं सकती, लेकिन वो भी मैनेज कर ली। उस पर भी लोगों का गुस्सा भड़का नहीं। मगर ये जो मुद्दा है ये मोदी जी को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है और अभी तक वो उसको मैनेज नहीं कर पाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये इसको मोदी जी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। एक बड़ा सवाल, बड़ी बात आप कह रहे हैं। और क्या यहाँ से अगर मैनेज नहीं कर पाते हैं तो क्या कुछ होगा? उधर नीतीश कुमार बीमार हो गए हैं। नीतीश कुमार को परसों से 2 दिन बाद अपनी यात्रा शुरू करनी थी, लेकिन उनके सारे कार्यक्रम रद्द हो गए हैं। कहा जा रहा है कि वो बीमार हैं। क्या सचमुच बीमार हैं या इस मसले पे कुछ कहना नहीं चाहते या कुछ और है अंदर खाने? क्या चल रहा है, इस पर निगाहें टिकी रहेंगी। हमारे एक साथी लगातार लिख भी रहे थे, तो उनके लिए भी है, भागलपुर से हैं और वो लगातार लिख रहे थे, उनके लिए भी ये जानकारी दे रहा हूँ कि थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए कि बिहार में चल क्या रहा है। और नीतीश बाबू क्या इतनी जल्दी विधानसभा भंग करना चाहते हैं? और अगर भंग करवाना चाहते हैं विधानसभा तो उससे नीतीश बाबू को क्या फ़ायदा है? नीतीश बाबू को तो फ़ायदा नहीं दिखाई देता, या कुछ और है, वो देखा जाएगा। वो बिहार की बात है और बिहार की बात मात्र से नहीं, बिहार में चूंकि चुनाव है उससे पहले कुछ वहाँ खेल तो होगा ही। लेकिन यहाँ जो खेल चल रहा है उसमें क्या मात खाएंगे नरेंद्र मोदी, या नरेंद्र मोदी पहले ही मात खा चुके हैं? ये 2 चुनाव जीत कर भी वो हार गए हैं नरेंद्र मोदी, ये माना जाए। क्या कैसे देखते हैं प्रशांत टंडन जी? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का तो हिसाब किताब बाद में होगा। पहले तो नीतीश कुमार को स्पष्ट करना पड़ेगा कि उनका अमित शाह के बयान को लेकर रुख क्या है। चंद्रबाबू नायडू को तय करना पड़ेगा कि उनका रुख क्या है। चंद्रबाबू नायडू में तो वक्त, नीतीश कुमार का तो इस अगले ही साल इम्तिहान है जनता के सामने। तो उनको ये तय करना पड़ेगा, अपनी राय स्पष्ट करनी पड़ेगी। अगर आप साथ हैं तो आप इस बात के भी साथ हैं कि अंबेडकर 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 फैशन हो गया है जी, फिर आप इस बात के भी साथ में हैं, तो उनको स्पष्ट करना चाहिए कि वो किन मुद्दों पे साथ में है, किन मुद्दों पे साथ में नहीं है। या अमित शाह के मामले पर, डॉक्टर अंबेडकर के अपमान के मामले पर नीतीश कुमार की राय क्या है, उनको तय करना पड़ेगा। दूसरी बात राजीव जी, कि आप देखिए अभी शकील जी ने बहुत स्पष्ट तौर से बता दिया, मैं भी ये बात कहने जा रहा था कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी समझिए और मानसिकता समझिए कि उसने खड़गे जी के खिलाफ किसको लगाया है? निशिकांत दुबे। क्यों लगाया है हम सब जानते हैं। और वो क्या कर रहे हैं? वो उनका उपहास उड़ा रहे हैं, उनके मोटापे का, उनकी उम्र का, उनकी बीमारी का उपहास उड़ा रहे हैं ये। और दूसरा, राहुल गांधी पे, निशिकांत दुबे अगर इतने ही बड़े नेता होते तो 3 बार लगातार जीत कर आए, उनको नरेंद्र मोदी ने मंत्री नहीं बनाया जी।
उनके मशवरे पे झारखंड का चुनाव लड़ा गया। हम सब जानते हैं कि झारखंड के चुनाव में क्या हुआ, लेकिन उनको ड्यूटी दी गई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को आप टारगेट करें, जो 83 साल के नेता, दलित समाज से आने वाले, जिनका ग्लोरियस रिकॉर्ड है आधी शताब्दी का। निशिकांत दुबे की जितनी उम्र है उतनी उम्र से वो विधानसभा और संसद में है। जी बिल्कुल। तो शर्म माननी चाहिए थी कि किस नेता के खिलाफ वो कैसा बयान दे रहे हैं। पार्टी विचारधारा की मतभेद अपनी जगह है, लेकिन उनको लगाया गया है ड्यूटी पे। ये मानसिकता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस मानसिकता को भी समझना पड़ेगा कि बीजेपी या नरेंद्र मोदी किस हद तक जाकर जो आरएसएस की विचारधारा है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं। दूसरी बात की मीडिया की बात, मीडिया के सामने राजीव जी बहुत हिस्टोरिक एक इस वक्त मोमेंट है। मीडिया को तय करना है, जो वो दूसरा मीडिया, जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है जी, उसको तय करना है कि वो पत्रकारिता के साथ है या वो प्रोपेगेंडा का टूल है। ये उसको तय करना है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजीव जी, मैं उन्हीं मीडिया में संपादक रहा हूं। मुझे टीआरपी का भी खेल मालूम है। मुझे ये भी मालूम है कि किस जनसंख्या का, किस समाज का टीआरपी में कितना वेटेज है। अगर डॉक्टर अंबेडकर के मामले पर अगर आप सरकार के, बीजेपी के प्रोपेगेंडा टूल बनेंगे, आपको नुकसान होगा। पत्रकारिता में भी नुकसान होगा और जो उनके कॉर्पोरेट और बिजनेस इंटरेस्ट है उसमें भी नुकसान होगा। ये छोटा मोटा मामला नहीं है। तो मीडिया के सामने एक हिस्टोरिक मोमेंट है इस वक्त, ऐतिहासिक मौका है उनके सामने कि वो तय कर रहे हैं इसी वक्त कि वो पत्रकारिता के साथ है या वो मनुवाद के साथ है, आरएसएस के साथ है, डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ खड़े हुए हैं। ये उनको तय करना पड़ेगा, मीडिया को भी। बीजेपी और मोदी तो तय कर चुके हैं। नहीं तय किया होता तो लिखित भाषण क्यों पढ़ते संसद में? वैसा वो तय कर चुके हैं। मीडिया को तय करना पड़ेगा कि वो डॉक्टर अंबेडकर के प्रति उनका रुख क्या है, भारत के संविधान के प्रति उनका रुख क्या है, वो मनुस्मृति और संविधान में किसको पहल दे रहे हैं, किसको वरीयता दे रहे हैं। ये मीडिया के सामने भी एक बड़ा एक सवाल है जो उनको तय करना होगा राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, मीडिया के सामने एक बड़ा सवाल है और जिसको ये तय करना है मीडिया को कि आखिर उसका रुख क्या है। बाबा साहब अंबेडकर के मसले पे बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें आ रही हैं जिस पे हम चर्चा लगातार कर रहे हैं और मामला जो है यहीं से तूल पकड़ा और आगे कहां तक बढ़ चुका है आप जानते हैं। कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही कि हम एफआईआर दर्ज कराने गए लेकिन हमको उसमें प्रायोरिटी में नहीं लिया गया। न सिर्फ प्रायोरिटी में बल्कि एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं की गई है। दूसरी तरफ आनन फानन में राहुल गांधी के खिलाफ कई धाराओं के साथ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और 2 सांसद जो घायल हुए थे, कितने घायल हुए ये तो डॉक्टर बताएंगे, लेकिन वो आईसीयू में हैं, इस पर भी चर्चा चल रही है। मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, कई सारे सवाल हैं। सीसीटीवी फुटेज खोजे जा रहे हैं। कांग्रेस बोल रही है कि फुटेज दिखाइए कि राहुल गांधी ने कहां धक्का मुक्की की है, क्या यहां से कुछ और सीन बनने जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश बाबू का रोल क्या होने जा रहा है आने वाले समय में, यह भी एक चर्चा का विषय बनेगा। जरा आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास इन तमाम सवालों के साथ। नीतीश बाबू तो इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ नहीं जा सकते, संभव नहीं है वो। क्योंकि अगर वो अमित शाह जी के बयान के साथ अगर खड़े हो गए तो उनका जो राजनीतिक नुकसान होगा उसकी कल्पना भी नहीं कोई कर सकता। उन्होंने दलित, अतिदलित, महादलित तमाम टिकर के उस वोट बैंक में से लगाने की कोशिश की है। उसमें वर्ग है जो लगभग पूरा का पूरा वर्ग है जो बाबा साहब को बहुत सम्मान और इज्जत के साथ देखता है जी। उनका अनुयायी है। तो ये तो अब जेडीयू इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ उस बयान का समर्थन करने लगे, ये संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे प्रकरण से बहुत नुकसान हुआ है।
भारतीय जनता पार्टी जो अंबेडकर जी के मुद्दे पर जिन बातों को कह करके वह कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही थी, वह पूरा का पूरा सब उल्टा पड़ा। तथ्यहीन बातें तभी भी कर रही थी। वो बार बार जो ये कहने का प्रयास कर रही थी कि अतीत में जितने बाबा साहब का बहुत बड़ा अपमान हुआ है, अतीत में क्या हुआ है वो पीढ़ी तो आज नहीं मौजूद है। लेकिन वर्तमान पीढ़ी ये देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग अम्बेडकर जी का कितना अपमान कर रहा है जी, उनके प्रति कितना सद्भाव रख रहा है। तो जो कांग्रेस के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश चल रही थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। राहुल गांधी को टारगेट करके अम्बेडकर के प्रति भारतीय जनता पार्टी के जो रुख है उसको आप कमजोर नहीं कर सकते। उसको लेकर के जो नैरेटिव बना उसको आप कमजोर नहीं कर सकते। राहुल गांधी को आप इस देश में एक हिंसक नेता के रूप में, एक हिंसा विश्वास करने वाले नेता के रूप में आप स्थापित नहीं कर सकते। विरोधी भी, राहुल गांधी का विरोधी भी कम से कम इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। यह नहीं कर सकता कि राहुल गांधी किसी के साथ हिंसा भी कर सकते हैं या किसी के साथ बदसलूकी भी कर सकते हैं। उनको लोगों ने सार्वजनिक जीवन में किसी के साथ बदसलूकी करते हुए देखा नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो राहुल गांधी की राजनीति से असहमत है, उनका समर्थन नहीं करते, लेकिन वो एक बददिमाग नेता है, लोगों के साथ बदसलूकी करते हैं, किसी को धक्का दे देते हैं, किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार कर देते हैं। यह बात नहीं चली। कितना राहुल गांधी के ऊपर किस तरह के आरोप लगाने की कोशिश की गई, लोगों ने उसको विश्वास नहीं किया। दिन प्रतिदिन राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है। अगर इन बातों पर लोग विश्वास कर रहे होते तो राहुल गांधी कब के खारिज हो गए होते और भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की इतनी चिंता भी नहीं करती। लेकिन यह स्थिति हो गई है कि विपक्ष के लोगों को या विपक्ष के प्रति सम्मान रखने वाले लोगों के को एकजुट करने का जो एक चेहरा है इस देश में, वो राहुल गांधी का ही है, जिसके इर्द गिर्द ही गैर भाजपा लोग इकट्ठे हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की चिंता यही है कि राहुल गांधी गैर भाजपा मतदाताओं को एकजुट करने में सफल है, विपक्षी दलों को एकजुट करने में सफल है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बन रहे नैरेटिव को लोगों तक पहुंचाने में भी सफल है। इसलिए उनकी विश्वसनीयता को कम करने की कोशिश की जा रही है, जो बीजेपी कर नहीं पा रही। यह एक ऐसा मुद्दा खड़ा हो गया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पास गृह मंत्री जी के क्षमा याचना के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और अगर क्षमा याचना नहीं करेंगे, अपनी बात पड़े रहेंगे, मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी को उतना ही नुकसान होगा। जो 2014-2019 के चुनाव में दलित मतदाताओं में भारतीय जनता पार्टी ने एक सेल लगाने की कोशिश की, लोगों ने मतदान उनको किया, लेकिन 2024 के चुनाव से बिखराव शुरू हुआ और इस प्रकरण के बाद ये बिखराव और होगा। आज का दलित, हिंदुस्तान का दलित मनुस्मृति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों स्वीकार करेगा वो? मनुस्मृति की व्यवस्थाओं को क्यों स्वीकार करेगा? जिस उपेक्षा से, जिस सामाजिक तिरस्कार से, जिस सामाजिक पिछड़ेपन से आगे निकलने के लिए वह संघर्षरत है और उसको आगे लाने के लिए बाबा साहब ने जो प्रयास किए, उसके कारण जितना उसके मन में श्रद्धा भाव पैदा हुआ, उसको छोड़ करके वो मनुस्मृति को स्वीकार कर लेगा। और क्या मनुस्मृति को नकारने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्रकरण से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो अतीत घटनाएं थी, जिनसे वो अपने आप को बहुत निकालने की कोशिश कर रहे थे, वो फिर से स्थापित हो गई। कि सावरकर साहब ने अम्बेडकर के बारे में क्या कहा, हिंदू महासभा रामराज परिषद ने अम्बेडकर के बारे में क्या कहा, किस तरह से उनके पुतले जलाए गए, हिंदू बिल कोड को लेकर के अम्बेडकर का किस तरह से विरोध हुआ, ये तमाम चीजें सामने आने लगी है। जिन बातों से भारतीय जनता पार्टी निकलने का प्रयास कर रही थी और एक नायक के रूप में उनको अपनाने का प्रयास कर रही थी जी। लेकिन वह इस घटनाक्रम से इसकी पूरी की पूरी मुहिम जो है वो ध्वस्त हुई और बीजेपी द्वारा कांग्रेस के खिलाफ जो नैरेटिव बनाने का प्रयास चल रहा था, उसको भी धक्का लगा। बीजेपी इस चोट से उबर नहीं पाएगी। और फिर मैं कह रहा हूं कि जय भीम का नारा बीजेपी के लिए बहुत भारी पड़ेगा जी। जय भीम का नारा बीजेपी के लिए बहुत भारी पड़ेगा। और प्रियंका गांधी पूछ रही थी कि आखिर इस नारे से और जय भीम कहने से नरेंद्र मोदी को परहेज, बीजेपी को, उनकी पार्टी को, नरेंद्र मोदी की पार्टी को आखिर परहेज क्या है? क्यों परेशान हो जाते हैं
नरेंद्र मोदी, क्यों परेशान हो जाती है बीजेपी? थोक के भाव में दलित समुदाय वोट देता था नरेंद्र मोदी की पार्टी को। नरेंद्र मोदी की पार्टी इसलिए कहता हूं क्योंकि अभी आधिपत्य है, अध्यक्ष तो अभी तक चुने नहीं गए, इसीलिए कहता हूं। कार्यकारी अध्यक्ष हैं, कांग्रेस का अध्यक्ष और परिवारवाद की बातें करते रहे, लेकिन बीजेपी में क्या है इसकी चर्चा इसलिए नहीं होती है क्योंकि ब्रॉडकास्ट मीडिया जिसका जिक्र कर रहे थे प्रशांत टंडन जी, उस मीडिया को अभी बहुत कुछ सोचना है कि इस देश को वो मीडिया किस दिशा में ले जाना चाहता है। बहुत बड़ा रोल होता है मीडिया का, इस बात को वो लोग ज़रूर समझें जो वर्षगांठ मनाते हैं। 49 साल हो गए एक मीडिया हाउस के, हम लोगों के भी हो गए 65 साल, लेकिन 49 ईयर्स अभी अभी मनाया गया है, वर्षगांठ मनाई गई, लेकिन कर क्या रहे हैं ये सब देख रहे हैं। चलिए अनिल सिन्हा जी, आपके पास आना चाहता हूं आखिरी क्लोजिंग कमेंट के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग नीतीश बाबू का भी जिक्र कर रहे थे और नीतीश बाबू ने अगले 3 दिनों में जो कुछ करना था सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। हो सकता है बीमार हो गए हों, हो सकता है कि कुछ नहीं इसकी चल रहा तो है, क्योंकि उनका दोनों बात है, लेकिन बीमारी का है, उनका स्वास्थ्य कुछ पहले से ही लोग बताते हैं कि उनके स्वास्थ्य की दिक्कत है। लेकिन ये जो है यहाँ राजनीतिक पारा भी डिफिकल्ट है, मतलब मौसम बहुत अच्छा नहीं है उनके लिए भी, क्योंकि वो जो बताया जिस तरह सुनील जी ने कि जो उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया है उसमें महादलित, अति पिछड़े, ये सब कॉम्बिनेशन एक नई, और तो उसमें महिलाओं का भी है, तो एक तरह का सोशल इक्वेशन उन्होंने बनाया है जो बहुत इफेक्टिव रहा। और उनको मतलब पिछले चुनाव में तो इस वजह से वो बच गए, नहीं तो पार्टी ही साफ हो रही थी विधानसभा चुनाव में। तो इसीलिए उनके लिए डिफिकल्ट है कि ये जो इस मौसम में बाहर निकलना, अच्छा ही हुआ कि उन्होंने अपना 3 दिन का ले लिया है, कि छुट्टी ले ली है। लेकिन मैं आपको एक दूसरी चीज कहूंगा कि ये जो आइडियोलॉजिकल बैटल है, ये समझिए कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो मतलब स्थिति बनी थी उससे ज्यादा मजबूत है मामला, क्योंकि ये पोलराइजेशन, उन्होंने सोशल जस्टिस की बातें की, सामाजिक न्याय की, इस मुद्दे को खूब उठाया, लोगों के बीच ले गए राहुल गांधी। लेकिन जो इस मुद्दे पर जिस तरह का आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन सोसाइटी में होनी चाहिए थी वो नहीं आया। कम से कम जो रिजल्ट आए चुनाव के उससे यही दिखाई देते हैं कि सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जो पोलराइजेशन एंटी बीजेपी होना चाहिए था, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, वो हो नहीं पाया। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा आ गया और उसमें दलितों की बड़ी भूमिका थी, क्योंकि दलित वोट उनको मिले। अब ये एक इम्पोर्टेंट ये पोलराइजेशन, जो आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन, अंबेडकर वर्सेस ये जो बना मनुस्मृति है, ये बहुत ही डिफिकल्ट जा रहा है। और अब मुझको ये है कि कांग्रेस को उसको पता है कि इस आइडियोलॉजिकल फाइट में कैसे जाना चाहिए, इसलिए उसने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है कि संविधान कब बैठी थी, उसमें कुछ फोटो दे करके, और एक बढ़िया क्लिप आया है जिसमें कि उनके संविधान जलाने की घटना, उस सब मनुस्मृति, वो सब मुद्दे बहुत ही ये मतलब सफाई के साथ आ गए। तो ये जो फाइट है इसको बीजेपी लड़ने की स्थिति में नहीं है। वो अपने उन बजरंगियों को क्या बताएगी जिनको वो जो है सो गो रक्षा के नाम पर उन्मादित करती है, उनको क्या बताएगी जिनको कि जो ऊना में हुआ ये में घटनाएं या इस तरह की घटनाएं, ये जो वर्चस्व है जो मतलब जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर, उस वर्चस्व को जो पाठ पढ़ाया है, और लंबे समय तो ये अनकंटेस्टेड रहा है क्योंकि दूसरे का तो कुछ आ ही नहीं रहा है। ऐसे स्थिति में उनके पास मुझको लग रहा है कि कोई दूसरा है नहीं चारा कि वो ये लीगल तरीका अपनाए, ये फोटोबाजी करें और उसके बाद जो है मीडिया का सहारा लेकर के कोशिश करें कि इनको राहुल गांधी को बदनाम करने की। लेकिन उसमें हमको लग नहीं रहा है कि कोई अधिक सफलता मिल पाई है। जो सोशल मीडिया का रिस्पॉन्स है उसमें बहुत वीडियो वायरल हो रहे हैं, किस तरह की बीमारी है, कितनी बीमारी है, और कितना आज रविशंकर प्रसाद का भी उसमें आया हुआ है, वो भी मिलने चले गए। ये इतना अच्छा आईसीयू तो मतलब कि बीमार और बीमारी के लिए दोनों के लिए बेहतरीन है
कि इसमें सब मिलना जुलना भी हो, सारे लोग आते जाते रहे अभी, और उसके बाद आईसीयू में रहे, तो ये तो बहुत ही जबरदस्त मामला है। ये जमेगा नहीं, मुझको लग नहीं रहा है क्या कि इससे बीजेपी ये जो फाइट है आइडियोलॉजिकल फाइट, उसमें फिलहाल तो मुझको लग नहीं रहा है कि उसके पास कोई उपाय है। एक ही उपाय है, तो कोशिश चल रही है कि बनारस में मंदिर निकला, संभल के नीचे मंदिर निकला, वो हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश में तो लगे हैं लंबे समय से। वही एक चारा है इनके पास, उसमें अब कितनी सफलता हमको मिलती है देखना है। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदू मंदिर और मस्जिद विवाद और उसके बाद इस पर आगे क्या कुछ होता है। मोहन भागवत का एक बयान आया है, आप लोग सुन लिए होंगे। मोहन भागवत बयान में कह रहे हैं कि ये एक कहें तो फैशन बन गया है कि आप बड़े हिंदू नेता अगर बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी ये कह के मंदिर मस्जिद विवाद खड़ी करके, तो ये जायज़ नहीं है, ठीक नहीं है। चलिए, लेकिन मोहन भागवत जी के बयान बड़े अजीब तरह के होते हैं, उनके बयान को मैं ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता हूँ, इसीलिए उस मसले पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं करें। लेकिन चर्चा देश के संविधान की तो करेंगे ही हम, और संविधान में भी अगर संविधान की बात आती है तो बाबा साहब अम्बेडकर खुद ब खुद सामने आ जाते हैं, उनकी चर्चा हो रही है, इसलिए ज़रूरी है। इस चर्चा को लेकिन यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप लोग जुड़े, अनिल सिन्हा जी, शकील अख्तर जी, सुनील शुक्ला।